शुक्रिया अमित आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में शनिवार 15 अप्रैल को हुई वारदात बेहद खौफनाक थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये एक मुश्किल भरी घड़ी थी, लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि बुरे का अंत भी बुरा होता है। खैर, आपको इस हत्याकांड के आखिरी 3 घंटे बताते हैं कि आखिर इन 3 घंटों में क्या हुआ था। रिपोर्ट के जरिए देखिए। शनिवार 15 अप्रैल की बात करें तो माफिया ब्रदर्स के मर्डर की बात सबको हैरान करने वाली थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये कि हत्या करने वाले शूटर्स इतने प्रोफेशनल थे कि उन्होंने अतीक और अशरफ को गोलियां उन जगहों पर मारी जहां से उन दोनों की जिंदा बचने की कोई संभावना बहुत कम हो गई। हमलावरों का निशाना इतना अचूक था और इतना सधा हुआ था कि गोली सिर्फ और सिर्फ अतीक और अशरफ पर चली। मौकाए वारदात पर कई पत्रकार भी थे और पुलिस वाले भी थे। अस्पताल के सामने मरीजों के तीमारदार भी थे, लेकिन निशाना चूका नहीं। निशाना एकदम सटीक लगा और अतीक अशरफ दोनों ढेर हो गए। अब सवाल है कि ये पूरी घटना आखिर कैसे हुई, आखिरी 3 घंटों में क्या हुआ। दरअसल शनिवार के दिन अतीक और अशरफ से उनके पाकिस्तान से लिंक पर NIA पूछताछ कर रही थी। रात में ही प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को कसारी मसारी मोहल्ले में ले गई, जहां एक खंडहर नुमा मकान में छिपा कर रखे गए असलहे और कारतूस बरामद किए गए। कुछ कारतूसों पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ था। इन्हीं सबूतों पर अगले दिन अतीक और अशरफ से पूछताछ की जानी थी, लेकिन तभी अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल कसारी मसारी मोहल्ले में बरामदी के बाद रात 10:30 बजे प्रयागराज पुलिस मेडिकल करवाने के लिए अतीक और अशरफ को प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल ले गई और यहीं पर पुलिस की जीप से अतीक और अशरफ दोनों उतरते हैं। यहाँ दोनों अस्पताल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनके साथ कुछ पुलिस वाले मौजूद रहते हैं और तभी कई मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ अहमद से सवाल पूछते हैं। सवाल असद के जनाजे पर होता है। अतीक पहला जवाब देता है और जैसे अशरफ बोलना शुरू करता है, कनपट्टी से सटाकर बाईं तरफ से गोली चला दी जाती है। इस केस की जो FIR दर्ज की गई है उसमें तीनों हमलावरों ने ये दावा किया है कि वो अतीक और अशरफ की हत्या करके भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस इतनी मुस्तैद थी और पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज थी कि तीनों हमलावरों ने आत्मसमर्पण करना ही बेहतर समझा। लेकिन FIR में किया गया हमलावरों का यह दावा कितना सही है? अगर तस्वीरों में देखें तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि पुलिस अपना बचाव करने के लिए फौरन पीछे हट गई थी और ये तीनों हमलावर घेरकर अतीक और अशरफ पर फायरिंग करते रहे। लेकिन जब 2 हमलावरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सरेंडर की मुद्रा में आ गए, तभी पुलिस ने इन हमलावरों को पीछे से पकड़ लिया था। पुलिस उनको गाड़ी से निकाल के मेडिकल चेकअप के ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आए, गोलियों की आवाज आई, विधायक और पूर्व सांसद गोली लगी है और वही दोनों लोग गिर गए। पुलिस ने गोली नहीं चलाई आपके साथ? पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस ने जो है जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। एक हमलावर सड़क पर गिर गया, जिसको कई पुलिसकर्मियों ने फौरन दबोच लिया। हमारे रिपोर्टर अमित गंजू उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बिना घबराए रिकॉर्डिंग जारी रखी। ये 44 सेकंड न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अमित गंजू की आंखों के सामने लाइव गुजरा। ये वारदात बेहद खौफनाक था। यूपी पुलिस के लिए भी ये एक मुश्किल भरी घड़ी, लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि बुरे का अंत और भी बुरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। माफिया अतीक और अशरफ के अंत ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। आज हम आपके साथ में माफिया अतीक के अंत के बाद जो जीवंत सवाल है उसकी बात करेंगे। अतीक के मर्डर की इनसाइड स्टोरी क्या है और तीनों शूटर्स की सबसे प्रमाणित पड़ताल क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो माफिया अतीक अतीत हो चुका है, लेकिन उसकी और उसके भाई अशरफ के मर्डर की चर्चा अभी तक हो रही है।
क्योंकि जिस तरीके से माफिया ब्रदर्स की हत्या हुई वो अपने साथ कई सवालों को जन्म देकर चली गई है। अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन सवाल है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तीनों शूटर्स को लेकर बना है। जब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था तो इन तीनों को आपस में किसने मिलवाया, और ये शूटर्स आपस में कैसे और क्यों मिले? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जितना लोग बेचैन हैं, उतना ही पुलिस के लिए भी ये सवाल पहेली बना है। क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल लवलेश बांदा का रहने वाला है, वहीं सनी कासगंज का और अरुण मौर्य हमीरपुर का रहने वाला है। तीनों 3 जिलों के रहने वाले हैं और इनका पहले से आपस में कोई कनेक्शन नहीं बताया जा रहा, क्योंकि तीनों ने पहली बार एक साथ मिलकर किसी घटना को अंजाम दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि लवलेश और अरुण की मुलाकात जेल में हुई थी। ये दोनों एक साथ बांदा जेल में बंद थे। दोनों अपराधी अपने एक दोस्त के माध्यम से सनी के संपर्क में आए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर हत्या में इस्तेमाल गन कहां से आई, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि अतीक और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल जिगाना मेड पिस्टल टर्की मेड है, जो भारत में बनती ही नहीं है। यहाँ ये पिस्टल बैन है। जाहिर है इसे अवैध तरीके से भारत लाया गया है। एक बार के लिए तो सोमवार को मीडिया में इस पिस्टल का कानपुर कनेक्शन सामने आया, जिसमें बाबर नाम के एक शख्स को आरोपी बताया गया, लेकिन कानपुर पुलिस ने इस बात का खंडन कर दिया। फिलहाल तो ये कानपुर कनेक्शन की बात अब बेमानी हो गई, लेकिन पिस्टल को लेकर सवाल अभी भी बना है। इसके आगे सवाल उठा कि आखिर हत्यारों को ट्रेनिंग किसने दी। क्योंकि वारदात के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी और पत्रकार को गोलियां तक नहीं लगी, जबकि हत्याकांड में इस्तेमाल सेमी ऑटोमेटिक जिगाना पिस्तौल एक साथ में कई गोलियों का गुच्छा उगल रही थी। जाहिर है कि हमलावरों को इसे चलाने के लिए ट्रेनिंग जरूर दी गई थी, क्योंकि इस पिस्तौल का चलाना आसान नहीं था। जब इसकी बुलेट निकलती है तब उसके दाएं बाएं घूमने की गुंजाइश नहीं रहती है। यही नहीं, हत्यारों को इस कदर ट्रेंड किया गया था कि तीनों ने हत्याकांड के तुरंत बाद धार्मिक नारे का सहारा लिया और तुरंत हाथ उठाते हुए सरेंडर भी कर दिया। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर कई सवाल अभी ऐसे हैं जिनका जवाब प्रशासन के पास नहीं है। दरअसल इस मर्डर में विदेशी पिस्टल का उपयोग किया गया था, तो आखिर ये सवाल उठकर आ रहा है कि इन आरोपियों के पास विदेशी पिस्टल कहां से आई। दूसरा, जिस तरीके से हत्या की गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये मर्डर किया गया, तो आखिर इन अपराधियों को ऐसी ट्रेनिंग किसने दी थी। ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब में अभी भी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। खैर, सवालों की अगली कड़ी में रेकी की बात सामने आई थी कि आखिर हत्याकांड को लेकर किसने रेकी करवाई थी, क्योंकि सूत्रों की माने तो जब अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से पहली बार प्रयागराज लाया जा रहा था, उसी दौरान अतीक को निपटाने का प्लान था, लेकिन अतीक की कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों को मौका ही नहीं मिला। और दूसरी बार जब पेशी पर दोनों भाई लाए गए तो फिर प्लान बना, लेकिन असद के एनकाउंटर के चलते फिर प्लान फेल हो गया। दोनों बार अतीक के खात्मे की प्लानिंग नाकाम होने के बावजूद शातिर हमलावरों ने हार नहीं मानी। अब जब पुलिस को अतीक और अशरफ की रिमांड मिली तो फिर हत्या का प्लान बना। इसके बाद पुलिस स्टेशन, अस्पताल और पेशी के दौरान कोर्ट में रेकी शुरू कराई गई और मीडिया कर्मियों के वेश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सवालों की फहरिस्त जुड़ती जा रही है। अगला सवाल है कि हत्यारों के ठहरने की व्यवस्था किसने करवाई थी, क्योंकि जांच में ये बात सामने आई है कि अतीक और अशरफ के हत्यारों ने प्रयागराज में रुकने के लिए किराए पर होटल लिया था और वारदात के 48 घंटे पहले से ही होटल में ठहरे हुए थे। हत्या को अंजाम देने के दौरान एक हत्यारा हैंगिंग बैग भी लेकर आया था। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई, उससे साफ पता चलता है कि आरोपियों ने पहले से रैकी की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रयागराज में जहां इतनी भारी पुलिस की तैनाती थी, वहां पर रैकी किसने करवाई थी। दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोपी 3 दिन से प्रयागराज में रुके हुए थे, तो आखिर इनके रुकने की व्यवस्था प्रयागराज में किसने कराई, जबकि सबको